नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सूर्यवंशी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम। देखो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पहले से ही विदित है और बैक टू बैक आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं प्रत्येक विषय की, चाहे उसमें भाषा रहे या कोई पर्सनल कोई विषय रहे। ठीक है, मैथमेटिक्स आपको रेगुलरली प्रोवाइड किया जा रहा है, रीजनिंग आपको बैक टू बैक चीजें दी जा रही हैं, वीडियोस दी जा रही हैं। और जैसे कि मैंने अभी लास्ट क्लास में आपको एक चीज बताई थी कि अभी फिलहाल तो आपको वीओडी दी जा रहा है और जैसे ही संभव होगा बहुत ही जल्दी आपको हम स्ट्रीमिंग पे आ जाएंगे, फिर आपको सीधा आपको कमेंट आपके मतलब आपसे बात करने का हमको मौका मिलेगा और आप भी हमसे डायरेक्ट सवाल भी पूछ सकते हैं और वहां पर उस वक्त में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बस ये है कि फिलहाल आप वीओडी को सपोर्ट करो, थोड़ा सा स्प्रेड करो, चीजों को फैलाओ और बस ये है कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। तब तक बस आप इतना सपोर्ट करो पहले। चलिए तो शुरू करता हूँ, फिर से आपका स्वागत है हिंदी के एक नए चरण, हिंदी के एक नए अध्याय में। देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको, और इंट्रोडक्शन का वो वीडियो आप देख ही चुके हैं जिसमें था कि संधि का मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था। बात समझ रहे हैं भाई? संधि का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें कि सबसे पहली बात मैंने आपको यही बता दी थी कि संधि क्या है। बात समझना भाई, पहला मैंने आपको यही बात बोली थी कि संधि क्या है, और इसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है। बात क्लियर है? वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है। उसके बाद फिर हमने एक चीज डिस्कस करी थी, संधि के प्रकार। भाई संधि के अगर प्रकारों की बात करो तो आप भी जानते हैं संधि के बेसिकली तीन पार्ट है। ठीक है, या तीन प्रकार है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और एक आपकी विसर्ग संधि। एक आपकी विसर्ग संधि, सॉरी फॉर दैट, एक आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने अभी रफली लिख दिया क्योंकि ये एक जस्ट रिवीजन था कि हमने इससे पहली क्लास में आपको क्या क्या चीजें दी थी और आपने हमने क्या क्या बातें करी थी मैंने आपसे, या आपको क्या क्या चीजें बताई थी। बात क्लियर है? तो चलिएगा, तो अभी ये अगली चीज स्टार्ट कर लेते हैं, अगला सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। आज का सेशन क्या रहेगा, कहां से शुरुआत करेंगे? तो चलिएगा, जैसे मैं लास्ट क्लास में आपको बता ही चुका था कि जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे या अगली क्लास में मिलेंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे, तो उस वक्त में हम बात करेंगे सबसे पहले संधि के पहले प्रकार, संधि के पहले भाग, संधि के पहले टाइप, संधि के पहले लेक्चर की। ठीक है, तो समझ लीजिएगा, सबसे पहला अगर बात करने लगूं तो हम बात करते हैं स्वर संधि की। ठीक है दोस्तों, देखो आपकी डिमांड थी कि संधि पढ़ाई जाए, तो उसी आधार पर हमने ये चीजें आरंभ कर दी। और वैसे भी बैक टू बैक एक लिंक है, इस वर्णमाला के तुरंत बाद संधि कहीं ना कहीं लिंक करती है, जुड़ जाती है, तो इसीलिए मैंने आपको संधि स्टार्ट करी है और संधि के विषय में आपको बताना शुरू कर दिया। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्वर संधि। तो पहले इसकी परिभाषा की बात करूं या पहले इसकी बनावट की बात करूं, पहले इसके आवरण, पहले इसके आकार की बात करूं कि बेसिकली स्वर संधि निर्मित कैसे होती है, स्वर संधि का निर्माण कैसे होता है। चलिएगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। भाई पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मेल करता है और मेल होने के बाद उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। उसमें क्या होता है? परिवर्तन। और ये जो भी परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन ही क्या कहलाता है? संधि। ये परिवर्तन क्या कहलाता है? ये परिवर्तन हमारा कहलाता है संधि। बात क्लियर है? तो इतनी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम जो बात करेंगे वो हम बेसिकली जो बात करेंगे हम स्वर संधि के बारे में बात करेंगे कि स्वर संधि होती क्या है। बात समझना कि स्वर संधि होती क्या है। चलिएगा, तो देख लेते हैं स्वर संधि है क्या या स्वर संधि क्या कहती है। चलो, देखिएगा दोस्तों, स्वर का मेल स्वयं स्वर या व्यंजन से होने पर, भाई स्वर का मेल स्वयं स्वर से या व्यंजन से होने पर जो भी परिवर्तन होगा वह परिवर्तन कहलाएगा स्वर संधि। मतलब यह है कि भाई यहां पर कोई शब्द लिखा है, सपोज दैट ये पहला शब्द है कोई, उस पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा
या उसके अंत में जो भी होगा वो एक स्वर होगा। ये बात पक्का है, 100% होगा ही होगा। उसके बाद जो दूसरा शब्द होगा और उसका जो पहला वर्ण होगा या यहां पर जो पहले स्थान पर होगा वो हमारा स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। बात क्लियर? वो स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, लेकिन यहां पर जो होगा वो स्वर ही होगा। बात समझ लो आप भाई, स्वर का मेल या तो स्वर से हो जाए या फिर स्वर का मेल व्यंजन से हो जाए। ऐसी स्थिति में जो भी परिवर्तन, जो भी विकार होगा वो विकार या वो परिवर्तन कहलाएगा स्वर संधि। बात क्लियर है? वो परिवर्तन, वो विकार कहलाएगा स्वर संधि। बात क्लियर है? चलेगा, तो स्वर संधि का अध्याय आगे बढ़ाते हैं। अब बात कर लेते हैं स्वर संधि के प्रकारों की। भाई स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के बेसिकली 5 प्रकार हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है आपकी दीर्घ संधि। नंबर 2 आपका आता है गुण संधि। नंबर 3 आपका आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। नंबर 4 आपका आता है यण संधि। और नंबर 5 आपका आता है अयादि संधि। ये बेसिकली 5 टाइप है इसके। ये बेसिकली कितने टाइप हैं? 5 टाइप है इसके। पहला जो टाइप है वो आपका कौन सा है? दीर्घ। दूसरा आपका कौन सा है? गुण संधि। तीसरा आपका जो है वो वृद्धि संधि। चौथा आपका जो है वो यण संधि। पांचवा आपका वो है अयादि संधि। बात क्लियर है? तो ये 5 प्रकार हैं और ये 5 ही प्रकारों पर विभक्त की गई है, 5 प्रकारों में बांट दी गई है हमारी स्वर संधि। तो इसी चरण में हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले आज देखेंगे दीर्घ संधि। ठीक है, तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए सीधा पहुंचते हैं दीर्घ संधि पर। देखो, चीजों को ध्यान से पढ़ते रहना और जिसको आवश्यकता है उस तक ये बातें पहुंचाते रहना। वीडियोस, लेक्चर्स जो भी हैं, जिसके काम के हैं उनको फॉरवर्ड कर दिए जाए, बस मैं यही आग्रह करूंगा। और देखो, ऐसा नहीं है कि मात्र जीडी और कांस्टेबल के लिए बेनिफिशियल बैच है। देखो, अभी बता दूं, यूपीएसआई का बैच का जो एग्जाम की जो डेट है वो लॉन्च हो चुकी है। पहली बार वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। शायद अक्टूबर के लास्ट में एग्जाम है, अक्टूबर के लास्ट वीक में, तो उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा ये। तो जो यूपीएसआई वाले हैं वो भी एक बार इस लेक्चर को देख जरूर लें। और बेसिकली जो डिमांड थी अभी हाल ही में यूपीएसआई के कुछ हमसे ऑफलाइन बच्चे जुड़े हुए, हमारा ऑफलाइन बहुत अच्छा कोचिंग है, काफी ग्रो कर रहा है, तो हम लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सिर्फ आपके लिए आए, जो लोग हम तक नहीं पहुंच सकते हम उन तक पहुंच जाए। तो ये है, तो ऑफलाइन में जो लेक्चर्स चलते हैं, ऑफलाइन में बहुत सारी डिमांड थी कि जी संधि को लेकर के बातें हो जाए, और संधि एक बहुत बेनिफिशियल टॉपिक है सभी के लिए। तो यूपीएससी वाले इस बात पे खास करके फोकस करें और जिनके लिए काम की चीजें उनको आप फॉरवर्ड भी कर दें। ठीक है, बस सब्सक्राइब करते रहो, देखो फैलाते रहो चीजों को, है ना जी। जैसे जैसे चीजों को भाई सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में पता चलेगा। ठीक है, एक एक लेक्चर बेनिफिशियल, एक एक वर्ड बेनिफिशियल, एक एक चीज बेनिफिशियल है आपके लिए, इतना तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, और मैं ही नहीं पूरी टीम वादा कर रही है आपसे इस बात के लिए। ठीक है, बस ये है कि परस्पर रूप से आप बने रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दीर्घ संधि की। देखो दोस्तों, मैं आपको बहुत बहुत सारी चीजें बताऊंगा। दीर्घ का मतलब होता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। इससे जस्ट पहले हमने क्या पढ़ा था? वर्णमाला पढ़ी थी। बात की जब हमने वर्णमाला पढ़ी थी तो उसमें हमने उच्चारण के काल के आधार पर 3 प्रकार के स्वर देखे थे। सबसे पहला जो हमने देखा था वो ह्रस्व स्वर देखा था, उसके बाद हमने देखा था दीर्घ स्वर, और उसके बाद हमने देखा था पलुत स्वर। बात क्लियर?
देखो आज आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, तरीका बताऊंगा। हमने जो स्वर देखे थे, स्वर के 3 प्रकार बताए थे मैंने आपको। ये स्वर के बेसिकली 3 टाइप थे जब हमने इससे पहला लेक्चर पढ़ा था, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पलुत स्वर। भाई ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिनमें 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनमें 2 मात्रा का समय, और पलुत स्वर वो होते हैं जिनमें 2 से अधिक कितनी भी मात्रा, 2 से अधिक कितनी भी मात्रा, कितनी भी मात्रा। अब ये मसला इस बात का है कि भाई 2 से अधिक कितनी भी मात्रा, 2 मात्रा और 1 मात्रा, ये चीज समझ में नहीं आई। देखो इस चीज को समझने के लिए आप फोकस रखो और आ जाओ। देखो जो ह्रस्व स्वर हैं और जो आपके दीर्घ हैं और जो आपके पलुत हैं, तो इन बातों को ध्यान से देखना। जो ह्रस्व है उनमें 1 मात्रा, जो दीर्घ है 2 मात्रा, जो पलुत है 2 से अधिक कितनी भी मात्रा। ये मात्राएं कैसे हैं? तो देखो बचपन याद करो भाई, जब हम बचपन में थे तो हम कैसे पढ़ते थे? छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी से ईख, ऐसे पढ़ते थे। तो ऐसे ही करके हमने 11 स्वर पढ़े। ऐसे ही करके हमने 11 स्वर पढ़े। अब देखो जो आपने 11 स्वर पढ़े हैं, उन 11 स्वरों में देखो, जो आपने 11 स्वर पढ़े हैं और उन 11 स्वरों में जो छोटे पढ़े हैं वो बाहर निकाल लो। छोटा आ, भाई छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन। भाई ये 3 हमने छोटे पढ़े हैं। बात क्लियर है? अब देखो लॉजिक क्या है इसके पीछे। देखो जो मैं आपको बात बता रहा हूं उसका वैसे कोई वास्तव में ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बस ये है कि सीखने के लिए, चीजों को सरल बनाने के लिए मैंने ऐसे बना लिया और मेरा ये तरीका है और मैं आपको समझा रहा हूं, तो आपका भी यही तरीका होना चाहिए। आप इस चीज को ऐसे पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। देखो जैसे मैं बता रहा हूं भाई, हम बचपन से इसको छोटा पढ़ते आए हैं, छोटा से अनार, छोटी से इमली, छोटे से उल्लू, ऐसे पढ़ते हैं भाई। इसके छोटे के पीछे लॉजिक इतना समझ लो, ये छोटे इसलिए हैं क्योंकि इनमें जो है कम मात्रा का समय लगता है। भाई फॉर एग्जाम्पल मैं कहने लगूं अनार और फिर मैं कहने लगूं आम, तो जाहिर है जब मैंने बोला अनार और जब मैंने बोला आम, तो जाहिर है कि अ और आ में ज्यादा समय लग रहा है। किसके मुकाबले? ए के मुकाबले इस आ में ज्यादा टाइम लग रहा है। तो इसीलिए ये छोटे आ से अनार होता है और बड़े आ से आम। छोटा मतलब 1 मात्रा का समय, बड़ा मतलब 2 मात्रा का समय। बात क्लियर है? और बचपन में हमने छोटे आ से अनार, छोटी से इमली और छोटे से ऊन पढ़ा है बस। लेकिन याद, एक चीज याद रखना, जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत में स्वरों की संख्या बढ़कर के 13 हो जाती है। और 13 स्वर कौन से होते हैं? देखो मैं एक एक करके लिख रहा हूं और बहुत अच्छा लॉजिक बताऊंगा आज आपको। ना भूलने वाले लॉजिकों में से एक लॉजिक है ये। जैसे जैसे कह रहा हूं वैसे वैसे आप पढ़ते रहना। जैसे जैसे चीजें बताई जाएं आप इनको वैसे वैसे करते रहो। देखो अब देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि हिंदी में 13 स्वर हैं। अ आ इ ओ ऊ री ए ऐ ओ औ। हमने छोटे पढ़े, छोटे आ से अनार, छोटी से इमली, छोटे ऊ से उल्लू। लेकिन संस्कृत में क्या होता है? 13 स्वर होता है। अ आ इ ओ ऊ री जो संस्कृत में बढ़ जाते हैं वो री री री, और एक रिली, इसे कहते हैं हम बड़ारी।
और इसका कोई बड़ा छोटा रूप नहीं है, तो अकेला है। देखो बड़े छोटे केवल वो हैं जो एक जैसे बनावट के हैं। जैसे देखो ये एक जैसी बनावट है तो एक छोटा एक बड़ा, एक जैसी बनावट है एक छोटा एक बड़ा, एक जैसी बनावट है एक छोटा एक बड़ा। लेकिन एक जैसी बनावट है ये छोटे बड़े नहीं होते, ये बल्कि संयुक्त स्वर होते हैं। जब मैंने वर्णमाला पढ़ाई थी, जब आपको बहुत डिटेल में बताया, और आज भी मैं डिटेल में बता रहा हूं एक एक चीज है दोबारा से। लेकिन यहां तक कि अगर मैं बात करने लगूं तो यहां तक में ये छोटा ये बड़ा, ये छोटा ये बड़ा, ये छोटा ये बड़ा। ऐसे ही संस्कृत में क्या होता है, री जो हमारे हिस्से में आया, देखो ये दोनों स्वर तो चले गए संस्कृत के हिस्से में। कौन कौन से, एक तो आपका री री चला गया और एक रिली चला गया, ये संस्कृत के हिस्से में आ गए। क्योंकि जब हम भाषा का विकास पढ़ते हैं, जब मैं भाषा का विकास आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि भाषा की, हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई है, लेकिन अपभ्रंश की उत्पत्ति कहां से हुई है, संस्कृत से। क्योंकि उसका एक क्रम है ना, उसका एक क्रम है। संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, अवट है, प्राचीन है, मध्यकालीन है, आधुनिक है। वो सब डिटेल में आपको बताऊंगा बाद में कैसे कैसे क्या क्या हुआ। बस इतना समझ लो, संस्कृत से ही हमारी उत्पत्ति हुई है अपभ्रंश की, और अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है हिंदी की। तो कुल मिलाकर के हिंदी जो है ना, वो संस्कृत का ही एक तरह से वंशज के रूप में है, संस्कृत भाषा की एक वंशज है। तो हमें संस्कृत से ही चीजें मिली हैं। तो संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 और हिंदी में स्वरों की संख्या 11। तो संस्कृत के हिस्से में री रिरी और रिरी चले गए। ये रिरी जो होता है वो बड़ा री होता है। छोटा री हिंदी के हिस्से में आ गया और बड़ा री संस्कृत के हिस्से में। बात क्लियर है? तो यहां तक अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो चलिएगा, इसी पैटर्न को फॉलो करना, और जैसे जैसे मैं आपसे कह रहा हूं वो चीजें ध्यान रखोगा। देखो ये है हिंदी के स्वर, 11 स्वर हैं। आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ। देखो ये हमने छोटा पढ़ा है बचपन से, ये छोटा पढ़ा है बचपन से, ये छोटा पढ़ा। अब एक बात बताओ, ये री जो हमारे हिस्से में आया वो बड़ा री आया या छोटा री आया? मुझे पता है आपके दिमाग में आंसर है इस बात का कि जी हमारे हिस्से में छोटा आया। तो कुल मिलाकर के हिंदी के हिस्से में 4 स्वर छोटे आए। हिंदी के हिस्से में कितने स्वर छोटे आए? 4 स्वर छोटे आए, ए ई उ और री। जब ये स्वर छोटे आए तो मतलब ह्रस्व स्वरों की संख्या हो जाती है 4, और ह्रस्व स्वरों की जो संख्या 4 हो जाती है उनमें कौन कौन है? छोटा अ, छोटी ई और छोटा उ, और एक आया री। बात समझ में आई? बाकी जो बचे हुए 7 हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ औ, ये हमारे दीर्घ हैं। तो दीर्घों की संख्या 7, और प्लुतों के अगर बारे में बात करूं तो सभी स्वर प्लुत स्वर होते हैं। बात क्लियर है? तो चलिएगा आगे चलते हैं। हम देखिएगा, तो दीर्घ संधि में आपको बता रहा था, तो दीर्घ संधि पे ही फोकस करते हैं थोड़ा सा। दीर्घ संधि, भाई दीर्घ संधि क्या कहती है? सुनो, दीर्घ संधि का जो नियम कहता है, परिभाषा बाद में बताऊंगा, पहले बस जो कह रहा हूं, जो लिख रहा हूं वो सुनो। लिखने से रटने से ज्यादा हो, चीजों को समझा करो और आप समझते चलो। बस परिभाषा बाद में बता दूंगा जो बुक कहती है। भाई दीर्घ संधि जो कहती है वो दीर्घ संधि ये कहती है, दीर्घ संधि जो कहती है वो ये कहती है, दीर्घ संधि क्या कहती है? आ का मेल आ से होने पर परिवर्तन आ में, ई का मेल ई से होने पर परिवर्तन ई में, और ओ का मेल उ से होने पर परिवर्तन बड़े ओ में। अब देखो इसकी परिभाषा बनाते हैं हम। यहां से परिभाषा कैसे बनाएंगे देखो सुनो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ह्रस्व और दीर्घ स्वर, ह्रस्व दीर्घ बताए थे और प्लुत बताए थे। ह्रस्व वो जो छोटे स्वर हैं या जिनमें एक मात्रा का समय, दीर्घ वो जो बड़े हैं। तो बस ध्यान रखना भाई ये कैसा है, आप कहोगे ह्रस्व, क्योंकि अभी आपने पढ़ा ये छोटा है तो ह्रस्व, ये है तो दीर्घ। तो मैं कह सकता हूं ह्रस्व या दीर्घ का मेल ह्रस्व या दीर्घ से होने पर परिवर्तन दीर्घ में। लॉजिक समझ में आया? इसका नाम दीर्घ क्यों पड़ा?
भाई ह्रस्व या दीर्घ का मेल ह्रस्व या दीर्घ से होने पर परिवर्तन दीर्घ में। इनडायरेक्टली अब अपनी भाषा में, देसी भाषा में समझो। भाई छोटे ए या बड़े ए का मेल छोटे ए या बड़े ए से होने पर बड़े आ में परिवर्तन होगा। मतलब देख लो, अगर एक जैसे छोटे बड़े स्वरों का मेल अपने आप से स्वयं से हो रहा हो तो खुद के बड़े में बदलेंगे, बात खत्म। ठीक है, वही यहां पे है। भाई ह्रस्व या दीर्घ का मेल ह्रस्व या दीर्घ से होने पर परिवर्तन बड़ी ई में। ह्रस्व या दीर्घ का मेल ह्रस्व या दीर्घ से होने पर दीर्घ में परिवर्तन। इनडायरेक्टली बात ऐसी है, भाई छोटे ए का मेल छोटे ए या बड़े ए का मेल छोटे ए या बड़े ए से होने पर बड़े अ में परिवर्तन। भाई छोटी ई या बड़ी ई का मेल छोटी ई या बड़ी ई से होने पर बड़ी ई में परिवर्तन। छोटे ओ का मेल छोटे ओ या बड़े ओ का मेल छोटे ओ बड़े ओ से होने पर बड़े ओ में परिवर्तन। कुल मिलाकर के बात ऐसी है, छोटा हो या बड़ा हो, प्लस से पहले या प्लस के बाद छोटा बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपने के बड़े में परिवर्तित होगा। और इसीलिए कहा गया इसको दीर्घ संधि। लॉजिक समझ में आया? इसका दीर्घ नाम क्यों है? इसका नाम दीर्घ इसलिए है क्योंकि ये दीर्घ ही बनेगा। प्लस से पहले या प्लस के बाद चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बनेगा दीर्घ। अब जो मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखवाए या 3 जो आपको नियम लिखवाए, इन नियम को थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूं, इन 3 नियमों को और एक्सपेंड करता हूं। देखो पहला नियम, ध्यान से देख लो। पहला नियम, ए आ का मेल ए आ से होने पर आ में परिवर्तन। इसी बात को यहां लिख देता हूं दोबारा से। भाई ए आ का मेल ए आ से होने पर परिवर्तन आ में। भाई इस बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकूं, चीजें समझ लो। भाई प्लस से पहले छोटा ए हो, बाद में बड़ा छोटा ए हो, तो भी ए ही बने आ ही बनेगा। प्लस से पहले छोटा ए है, बाद में बड़ा ए है, तो भी बड़ा आ बनेगा। भाई प्लस से पहले बड़ा आ, बाद में छोटा ए, तो भी आ बनेगा। प्लस से पहले बड़ा आ, बाद में भी बड़ा आ, तो भी बड़ा आ बनेगा। नहीं आई बात समझ में? तो देखो इस बात को आप ऐसे समझो। भाई प्लस से पहले ए और ए का मेल ए से होने पर भी परिवर्तन आ में। एक बात, भाई ए का मेल आ से होने पर तो भी परिवर्तन आ में। दूसरी बात, भाई आ का मेल ए से होने पर तो भी परिवर्तन आ में। तीसरी बात, और आ का मेल स्वयं आ से होने पर तो भी परिवर्तन आ में। अब मुझे ये बताओ, ये बात किसको समझ में नहीं आ रही? भाई एक ही फॉर्मूला था, एक ही बात थी, एक ही लैंग्वेज थी, उसको मैंने डेरिवेट कर दिया, उसको मैंने और एक्सप्लेन कर दिया। भाई ए का मेल स्वयं ए से होने पर आ में, ए का मेल आ से होने पर तो आ में, आ का मेल ए से होने पर तो आ में, आ का मेल स्वयं आ से होने पर तो आ में। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? अब जब मैंने एक फॉर्मूले को या एक लाइन को या एक नियम को मैंने इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया, इसको एक्सप्लेन कर दिया, तो मैं इसको भी कर सकता हूं, इसको भी कर सकता हूं। तो चलो इसको करता हूं। देखो डिटेल में पढ़ते रहो, बहुत ही रेयर केस में इतने टाइम में इस नियम को पढ़ाया जाता, कहीं भी आप पढ़ लेना। तो बहुत डिटेल में चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, सिर्फ आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए कि भाई आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। भाई यही तो नियम पढ़ा था। भाई ई छोटी ई बड़ी ई का मेल छोटी ई बड़ी ई से होने पर बड़ी ई में परिवर्तन। तो चलो जी 4 नियम इसके बनेंगे। भाई प्लस से पहले छोटी ई हो, बाद में छोटी ई हो, तो भी क्या बनेगा? बड़ी ई। मुझे पता है तुम्हारे मन में है, कह दें, पर व्यवस्था कुछ ऐसी नहीं है कि आप कह पाए। मतलब हम तक कमेंट पहुंच नहीं पाएंगे अभी, पर इस बात की सुविधा और इस चीज की भी सुविधा बहुत जल्दी करेंगे, निराश नहीं करेंगे तुमको। फिर छोटी ई का मेल बड़ी ई से होने पर भी बड़ी ई में परिवर्तन। भाई बड़ी ई का मेल भी तो छोटी ई से हो सके, पर परिवर्तन तो फिर भी बड़ी ई में ही होएगा। और बड़ी ई का मेल फिर बड़ी ई से होने पर तो भी परिवर्तन बड़ी ई में। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? अब जैसे मैंने इससे पहले नियम बनाया था, ऐसे मैंने ई का बनाया, तो ऐसे ही तो ओ का भी बनेगा। तो लो जी ओ का भी बना लो। लो जी ओ का भी बनाओ। और दोस्तों एक बात और सुनो, बहुत जल्दी ही अभी एक चैनल बनाया है दोबारा से टेलीग्राम पे,
जो भी डाउट, जो भी क्वेश्चन, जो भी बात हो, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और उस पर जितने क्वेश्चन हो, जैसे क्वेश्चन हो, अपना नाम लिख के नीचे डीएम कर देना, नीचे लिख के भेज देना। तुरंत तत्काल रूप से जैसे भी सुविधा होगी तुरंत आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है? बिल्कुल भी चिंता मत करना, जैसे भी हो क्वेश्चन आप तुरंत प्रोवाइड करा देना। बाकी जब स्ट्रीमिंग पे आ जाएंगे तो कोई दिक्कत तकलीफ तो होगा नहीं, फिर तो हम सारे चीजों का निवारण एकदम सामने फ्रंट टू फ्रंट कर देंगे। तब तक के लिए बस ये है, सुविधा बना दी गई है। आज ही आपका टेलीग्राम चैनल आपको आज या कल में आपको मिल जाएगा, तो उस पर आप चीजें अपने क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकते हैं किसी भी विषय के, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी कैसे भी चलेगा। इसको फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। भाई ओ का मेल ओ का मेल ऊ से होने पर परिवर्तन बड़े ऊ में, और ओ का मेल बड़े ऊ से होने पर तो परिवर्तन बड़े ऊ में, और बड़े ऊ का मेल छोटे ऊ से होने पर तो भी बड़े ऊ में, और भैया बड़े ऊ का मेल बड़े ऊ से होने पर तो भी परिवर्तन बड़े ऊ में। बात समझ में आई? भाई ये तीन ही तो नियम पढ़े हैं। सबसे पहला देखो, ए आ का मेल ए आ से होने पर बड़े आ में परिवर्तन। अब भाई छोटे आ का छोटे ए से हो तो भी बड़ा, छोटे ए का बड़े आ से तो भी आ, बड़े आ का छोटे ए से तो भी आ, बड़े आ का बड़े आ से तो भी आ। उसके बाद में ई का नियम देखा, ई का मेल ई से होने पर बड़ी ई में परिवर्तन, छोटी का छोटी से बड़ी ई, छोटी का बड़ी से बड़ी ई, बड़ी का छोटी से बड़ी ई, बड़ी का बड़ी से बड़ी ई। ठीक उसी तरह से बात करने लगो, ऊ का मेल ऊ से होने पर बड़े ऊ में परिवर्तन, छोटे ऊ का छोटे ऊ से बड़े ऊ में, छोटे ऊ का बड़े ऊ से बड़े ऊ में, बड़े ऊ का छोटे ऊ से बड़े ऊ में, बड़े ऊ का बड़े ऊ से बड़े ऊ में। तो कुल मिलाकर के हमने दीर्घ संधि देख ली भैया। पूरी परिभाषा की बात करने लगूं तो मैंने पूरी परिभाषा भी आपको बता दी। दीर्घ संधि की अगर बात करूं बेसिकली तो मैंने पूरी परिभाषा ही बता दी, और परिभाषा कुछ नहीं है, बस नियम याद कर लो, परिभाषा याद हो गई। भाई परिभाषा सीधी सी, ह्रस्व या दीर्घ का मेल ह्रस्व या दीर्घ से होने पर दीर्घ में परिवर्तन, ये कहती है परिभाषा। भाई ह्रस्व या दीर्घ का मेल ह्रस्व या दीर्घ से होने पर दीर्घ में परिवर्तन, और कौन से ह्रस्व या दीर्घ? ए, ई और ऊ। बात क्लियर है? इस तरीके से परिभाषा कहती है। चलो जी, अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, ठीक है? तो कुछ एग्जांपल आपको प्रोवाइड करा देता हूं। भाई देखो, फॉर एग्जांपल्स की अगर बात करने लगो, जैसे धर्म प्लस अर्थ। देखो पीवाईक्यू के क्वेश्चन है सारे, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, एक एक एग्जांपल पीवाईक्यू का मतलब आपको करवा रहा हूं, ध्यान रखना। और सारे के सारे यूपीएसआई के क्वेश्चन है, ये जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, इनको पढ़ते रहो आप, ठीक है? अब चीजें जब यूपीएसआई लेवल की चीजें आप कर रहे हो तो जीडी और कांस्टेबल, तो ये समझ लो हो गया। ये बात ध्यान रखना, जब एग्जाम होगा अगर आप जुड़े रहे तो उस वक्त में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो उस वक्त में मुझे बताना कि ये ऐसा हुआ या नहीं हुआ। चलो जी, बनाना सिखा देता हूं। सबसे पहले जैसे धर्म प्लस अर्थ है, जैसे एक एग्जांपल है धर्म प्लस अर्थ का। बात क्लियर है? भाई देखो, जैसे मैं बनाऊं वैसे लिखना, जैसे मैं कहूं वैसे चीजों पे फोकस करो। पहले अपने पास से मत सोचना कुछ भी, ठीक है? जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे करो। भाई मैंने बोला एग्जांपल है धर्म प्लस अर्थ, सॉरी धर्म प्लस अर्थ। मैंने कहा था कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण मैं है, देख रहे हो, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मेल करेंगे, और मेल करके जो भी परिवर्तन होगा वह परिवर्तन संधि कहलाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखना है। मैं है, तो अगर मैं इस मैं को आधा कर दूं तो क्या निकला? ए। भाई किसी के दिमाग में ये तो नहीं है कि जी रह भी तो निकलेगा। तो इस बात की जानकारी के लिए बता दूं, जब आप इसको पढ़ते हैं, इसको धर्म पढ़ते हैं, ध के बाद रह पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आता है, तो सबसे अंतिम का वर्ण मैं है, रह नहीं। सबसे अंतिम का अगर रह होता तो रह को आधा करते, या जो भी स्थिति होती है उसको देखते। वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये मैं अंतिम वर्ण है, और मैं को आधा करूं ए निकला, और ए का मेल ऐसे होने पर, भाई ए का मेल ऐसे होने पर परिवर्तन किसमें हो रहा है? बड़े आ में। तो तुम भी कहो किसमें? बड़े आ में परिवर्तन, और बड़े आ की मात्रा।
और इस मात्रा को कई तो कहेंगे आका डंडा, लेकिन एक्चुअली इसका नाम होता है खड़ी पाई। इसका नाम क्या होता है जी? खड़ी पाई। इस बात को ध्यान से समझो आप। भाई ए का मेल ऐसे होने पर आ में परिवर्तन या खड़ी पाई में परिवर्तन, और खड़ी पाई की लगेगी मात्रा, तो चलो जी लगा दो। देह में कोई परिवर्तन हुआ था, इसमें कोई छेड़छाड़ करी तुमने? नहीं करी, तो ऐसे कैसे लिख दो? भाई मैं को आधा करा था, लेकिन इस आधे मैं को अब इस आ के डंडे ने या इस खड़ी पाई ने जब इसको वो पूरा करेगा तो ये मां बना देगा, मां। और रे में कोई छेड़छाड़ करी थी? नहीं। ए तो खत्म हो गया, बचा रथ, तो क्या बन गया? धर्मार्थ। बात समझ में आई? भाई मैं को आधा करा, ए निकला, ए का मेल ऐसे होने पर आ में परिवर्तन, आ की मात्रा खड़ी पाई। भाई मैंने देह को छेड़ा नहीं, ऐसे लिख दिया। मैं को आधा करा था, लेकिन मैं को अब ये खड़ी पाई पूरा कर देगी, ये मां बना देगी। इसको नहीं छेड़ा, ऐसे लिख दिया। इसका तो कोई काम ही नहीं, क्योंकि ये यहां गया, बच्चा रथ, अर्थ लिख दिया, लास्ट में तो बन गया धर्मार्थ। बताओ बात समझ में आई नहीं? अब जब बात समझ में आई तो चलो जी एक एग्जांपल अगला देखते हैं। एक अगला एग्जांपल जैसे मैं कह दूं वीर प्लस अंगना। एग्जांपल है जैसे वीर प्लस अंगना। वीर प्लस अंगना। वीर प्लस अंगना। देखो जी रे को आधा करो, क्या निकला? ए, और ए का मेल ऐसे होने पर परिवर्तन किस में? अभी बताया था, आ में। और आ की मात्रा, भाई बी को छेड़ा नहीं, लो जी रे को छेड़ा था, लेकिन अब रे को आ पूरा करेगा तो रा बना देगा। अनुस्वार को छेड़ा नहीं जी, इसका खेल खत्म, गना बचा। क्या बन गया? वीरांगना। क्या बन गया? वीरांगना।